गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सहसंबंध से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आज भी हम सहसंबंध से ही संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम समासरण पे चर्चा करेंगे। सहसंबंध से प्रश्न था एक कि निम्न आंकड़ों में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए बोलता है। आंकड़ा दिया हुआ है x दे दिया है और y दे दिया है। आंकड़े दे दिए हैं इसके 3, 4, 8, 6, 2, 1 और आंकड़े फिर दिए हैं y के आंकड़े दिए हैं 5, 3, 9, 6, 9, 2। ये आंकड़े दिए हुए हैं। इस आंकड़े में हम सबसे पहले x के जगह पे हम रख लेते हैं 3, 4, 8, 6, 3, 4, 8, 6, 2, 1। इसी प्रकार y के आंकड़े लिख लेते हैं हम लोग 5, 3, 9, 6, 5, 3, 9, 6, 9, 2। जब हमारे पास x और y के आंकड़े दिए हों तब हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ से x y ज्ञात करने के लिए हमको x और इंटू y से गुणा कर देंगे। x के जो मान है उनको y के मान से गुणा करते हुए चलेंगे। 5 का 3 से गुणा करेंगे 5 तिया 15, 4 तिया 12, 9 अट्ठे 72, 6 छके 36, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2। इस तरीके से हम देखते हैं कि x y का मान निकाल लिया हम। x y का मान ज्ञात करने के बाद हम फिर से यहाँ से x स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। x स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। x के मान दिए हुए हमारे पास, उसका वर्ग करते हुए चलेंगे हम। x का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9, 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16, 8 का वर्ग मतलब 64, 6 का वर्ग मतलब 36, 2 का वर्ग मतलब 4 और 1 का वर्ग मतलब 1। x का वर्ग निकालने के बाद हम y का वर्ग निकालते हैं। y के वर्ग में दिया हुआ है 5, 3, 9, 6, 9, 2, तो हम इस जगह से निकालते हैं। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 पंचे 25, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 निया 81, 6 छके 36, 9 निया 81 और 2 2 4। इस तरीके से हम y का वर्ग भी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर n बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n बराबर दे दिया है 6। अब हम सभी के मानों का हम सिग्मा ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा अर्थात सभी संख्याओं का योग। यहाँ से हम सिग्मा x निकालते हैं। सिग्मा x बराबर हो जाएगा 2, 1, 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो सिग्मा x बराबर हो जाएगा यहाँ से 24। फिर सिग्मा y निकाल लेते हैं हम लोग। सिग्मा y निकालते हैं 9, 2, 11, 11 और 6, 17, 17 और 3, 20, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो यहाँ से सिग्मा y बराबर आ जाएगा 34। इसी प्रकार सिग्मा x y निकालते हैं। सिग्मा x y निकालते हैं 15, 12, 72, 36, 18 और 2 का यदि हम योग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 155। इसी प्रकार सिग्मा x स्क्वायर निकालते हैं। सिग्मा x स्क्वायर में 9, 16, 64, 36, 4 और 1 का योग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 130। और इसी प्रकार हम सिग्मा वाई स्क्वायर का गुणा करते हैं, जोड़ते हैं सबको,
तो 25, 9, 81, 36, 81 और 6 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 236। जब ये सभी के सिग्मा में मान निकल जाते हैं तब हम यहाँ से आर का मान निकालते हैं, सहसंबंध गुणांक, जो कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का सूत्र है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम दिए हुए सभी वैल्यू पुट करते जाएंगे, तब यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारे पास, n का मान 6 था, नंबर ऑफ टर्म्स 6, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को रखते हैं 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई का मान 155 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास 24 इंटू सिग्मा वाई हमारे पास आया 34 अपॉन अंडर रूट n 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 130 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट n 6 इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर 236 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई 34 दिया है तो 34 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम आगे हल करते हैं। तब यहाँ से हम देखते हैं कि R इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 6 गुणित 155 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 6 पंचे 30 का शून्य हासिल करते हैं, 6 पंचे 30, 3 33 और 6 कम 6 3 9, 930 आ जाता है माइनस 24 और 34 को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 816 बटा अंडर रूट में हल करते हैं, अंडर रूट 6 गुणित 130 17 6 का 78 780 माइनस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576 अंडर रूट 6 गुणित 236, 6 गुणित 234 36 1416 6 6 के 36 का 6 हल करेंगे तो 236 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 1416 और माइनस 34 का वर्ग कर देंगे हम, 34 का वर्ग होता है हमारे पास 1156। यहाँ से हम R बराबर निकालते हैं 930 माइनस 816 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 114। हल करते हैं, घटाते हैं अपॉन अंडर रूट 780 में से 576 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 204
और फिर 1416 में से 1156 को माइनस कर देते हम, तो हमारे पास आ जाता है 260। इस तरीके से अब जब हम हल करते हैं r बराबर 114 में वर्गमूल 204 निकालेंगे और वर्गमूल 260 इन दोनों को गुणा कर देंगे और 114 से भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 0.495। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके हल करने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्गमूल 204 को हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल 260 का भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। जब दोनों के वर्गमूल को निकाल लेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे और फिर 114 ऊपर में रख के और इन दोनों के गुणा को नीचे में रख के भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.495, जो कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक r बराबर होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न आंकड़ों में x और y के मान दिए गए हैं, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। आंकड़े दिए हुए हैं। x और y के रूप में हम इस आंकड़ों को ले लेते हैं। आंकड़े दिए हैं -3, -2, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। y का मान दिया हुआ है 9, 4, 1, 0, 9, 4, 1, 0, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 1, 4 और 9। सबसे पहले हम यहाँ से x y का मान ज्ञात करते हैं। 9 तिया 27 -27, 4 दूनी 8 -8, 1 एकम 1 -1, 0, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 9 तिया 27। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्स वाई का मान निकल गया। उसके बाद हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग अर्थात 3 तिया 9, 2 का वर्ग मतलब 4, 1 का वर्ग मतलब 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। फिर यहाँ से y का वर्ग निकाल लेते हैं हम लोग। y का वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास आ गया 9 निया 81, 4 चौक 16, 1 एकम 1, 0 का 0, फिर 1 एकम 1, 4 चौक 16, 9 निया 81। जब हम सभी के मान निकाल लिए उसके बाद हम यहाँ से सिग्मा x का मान निकालते हैं। 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5 और 1, 6, सिग्मा x का मान 0 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 6 - 6 0।
इसी प्रकार सिग्मा y का मान निकालते हैं। 9 4 13 और 1 14, 15 15 4 19, 19 और 20 1 28 हो जाएगा। सिग्मा xy का मान निकालते हैं। इन सभी ऋण 27, ऋण 8 और ऋण 1 को जोड़ देंगे हम। 1 8 और 27 को जोड़ देंगे हम, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 1 14 1 15 4 19 1 20 और 8 28। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान भी 28 और सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 196 आ जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से n बराबर ले लेंगे 7 और सहसंबंध r बराबर होता है हमारे पास n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम क्रमशः इन सभी के मान रखते जाएंगे। r इक्वल टू n इंटू एक्स वाई, एन का मान हमारे पास था 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई का मान हमारे पास कितना आया? 0 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान, सिग्मा एक्स 0 इंटू सिग्मा वाई का मान 28 अपॉन अंडर रूट एन का मान 7 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 28 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 0 अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 7 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 196 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अर्थात सिग्मा वाई 28 होल स्क्वायर तब हम देखते हैं कि r बराबर हमारे पास 7 इंटू 0 पूरा 0, तो r का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से? अब यहाँ से हम देखते हैं कि r बराबर हो जाता है पूरा 0। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरा वैल्यू जो दिया है वो r बराबर 0, r इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 28 पूरा 0 अपान यदि कोई भी नंबर होगा तो वो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सहसंबंध से संबंधित बहुत से ऐसे प्रश्न देख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से समाश्रयण।
अब हम देखते हैं समासरण। समासरण या प्रतिगमन। समासरण या प्रतिगमन का मतलब है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका पीछे मुड़ना। पीछे मुड़ना शाब्दिक अर्थ होता है इसका पीछे मुड़ना या वापस लौटना। समासरण या प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे मुड़ना या वापस लौटना। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने पिता और पुत्र की ऊंचाई के अध्ययन के लिए समासरण का प्रयोग किया था। पिता और पुत्र की ऊंचाई के अध्ययन के लिए उन्होंने समासरण का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि लंबे कद के पिताओं के पुत्रों की ऊंचाई, लंबे कद के पिताओं के पुत्रों की ऊंचाई पुत्रों के औसत ऊंचाई पिताओं की औसत ऊंचाई से कम तथा लंबे कद के पिताओं के पुत्रों की औसत ऊंचाई पिताओं की औसत ऊंचाई से कम तथा नीचे कद के पिताओं के पुत्रों की औसत ऊंचाई पिताओं की औसत ऊंचाई से अधिक होती है। इस प्रकार मानव जाति में समान ऊंचाई की ओर वापस आने की प्रवृत्ति पाई गई। इस प्रकार मानव जाति में सामान्य ऊंचाई की ओर वापस आने की प्रवृत्ति पाई गई। इस प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए समासरण शब्द का उपयोग करते हैं। पहले क्या होता था कि जिन पिताओं की औसत ऊंचाई अधिक होती थी उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई क्रमशः कम होती चली गई, और जिन पिताओं की औसत ऊंचाई कम होती थी उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई अधिक होने लग गई। तो इस प्रकार मानव जाति में समान ऊंचाई की ओर वापस आने की प्रवृत्ति पाई गई। पुनः वापस, वही पीछे मुड़ना, वापस लौटना। इस प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए समासरण शब्द का उपयोग करते हैं। आजकल समासरण की धारणा का उपयोग चरों के पारस्परिक औसत संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें हम देखते हैं समासरण गुणांक। आजकल समासरण की धारणा का उपयोग चरों के पारस्परिक औसत संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसी में हम देखते हैं समासरण गुणांक। पहला होता है y का x पर समासरण गुणांक। y का x पर समासरण गुणांक होता है। हम इसको व्यक्त करते हैं by(x) इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। y का x पर समासरण गुणांक अर्थात by(x) इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसको हम लोग कोवेरियंस xy अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कब y का x पर समासरण गुणांक होगा। by(x) इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर। सेकेंड इसी पर हम लोग x का y पर समासरण गुणांक लेते हैं। हम जब सेकेंड है इसका x का y पर समासरण गुणांक। x का y पर समासरण गुणांक करते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे,
बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई। एक्स का वाई पर समासरण गुणांक है, इसलिए हम लोग सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई करेंगे, इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये x का y पर समासरण गुणांक और बराबर बी एक्स वाई इक्वल टू होता है r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है समासरण गुणांक। हम देखें समासरण गुणांक y का x पर समासरण गुणांक और x का y पर समासरण गुणांक। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। उससे संबंधित प्रश्न लेते हैं हम। यदि दो समासरण गुणांक समाश्रयण गुणांक 0.8 और 0.2 हो तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तब हम यहां से देखते हैं, मान लेते हैं हम R सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई, एक्स का वाई पर सहसंबंध गुणांक समासरण गुणांक, एक्स का वाई पर समासरण गुणांक R इंटू सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई इक्वल टू 0.8 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए तथा R इंटू सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इक्वल टू 0.2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिए। प्रश्न में ही जैसा दिया हुआ है कि यदि दो समासरण गुणांक 0.8 और 0.2 है तो हम माना कि समासरण गुणांक x का y पर समासरण गुणांक r इक्वल टू r इंटू सिग्मा एक्स अपन सिग्मा y इक्वल टू 0.8 और y का x पर समासरण गुणांक r इंटू सिग्मा y अपन सिग्मा x इक्वल टू 0.2। समीकरण 1 और 2 को हम समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर गुणा कर देते हम। यहां से हो जाएगा r इंटू सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई गुणित r गुणित सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इक्वल टू 0.8 गुणित 0.2। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर जब समीकरण 1 और 2 का गुणा करते हैं तब हम पाते हैं कि सिग्मा वाई स्क्वायर से कट जाता है और सिग्मा एक्स स्क्वायर से कट जाता है। तब हमारे पास यहाँ से आ जाता है
आर स्क्वायर बराबर 0.8 गुणी 0.2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.16। और जब 0.16 का हम यहाँ से r इक्वल टू निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 0.16 और r बराबर हम लिखेंगे इसको 0.4। अतः सहसंबंध गुणांक जो होगा वो 0.4 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित हम और भी प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं कि x का y पर समाश्रयण गुणांक 1.6, x का y पर समाश्रयण गुणांक 1.6 तथा y का x पर समाश्रयण गुणांक x का y पर समाश्रयण गुणांक 1.6 तथा y का x पर समाश्रयण गुणांक 1.2 है, तो यह कथन सत्य है। पूछ रहा है कि क्या यह कथन सत्य है। तब यहां से हम हल करते हैं। x का y पर समाश्रयण गुणांक, x का y पर समाश्रयण गुणांक, x का y पर समाश्रयण गुणांक दिया हुआ है 1.6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r सिग्मा x अपन सिग्मा y इक्वल टू 1.6। इसी प्रकार दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दिया है y का x पर समाश्रयण गुणांक, y का x पर समाश्रयण गुणांक कितना दिया है 1.2। तब हम ऐसी स्थिति में r सिग्मा y अपन सिग्मा x इक्वल टू 1.2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करते हम, तो समीकरण 1 था हमारे पास r इंटू
सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई इंटू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल टू 1.6 गुणित 1.2। यहाँ से हम सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट जाएगा, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कट जाएगा, तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1.6 और 1.2 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.92। और जब हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.385 लगभग। जब r बराबर 1.385 तो हम जानते हैं कि समासरण गुणांक हमेशा 1 से अधिक नहीं होता है। r का मान जो होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है, और जबकि हम इस सवाल में देख रहे हैं कि r का मान 1.385 आ रहा है, 385 अर्थात 1 से अधिक है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि r का मान 1 से अधिक नहीं होता है, चूंकि r का मान 1 से अधिक नहीं होता है, अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है। अतः कथन सत्य नहीं है। इसलिए कथन सत्य नहीं है क्योंकि r का मान हमेशा 1 से अधिक नहीं होता है, जबकि यहाँ r का मान 1 से अधिक आ रहा है, 1.385 आ रहा है। ऐसे ही एक प्रश्न देखते हैं और हम दो समासरण रेखाएं दो समासरण रेखाएं 3x धन 12y बराबर 19 और 3x धन 9y बराबर 46, 3x धन 9y बराबर 46, 3y धन 9x, 3y धन 9x, 3y धन 9x बराबर 46। इससे ज्ञात कीजिए
कि सहसंबंध गुणांक आर एक्स वाई ज्ञात करने बोलता है। ज्ञात कीजिए सहसंबंध आर एक्स वाई सेकंड बोल रहा है x और y के समांतर माध्य, x और y का समांतर माध्य, और तीसरा कह रहा है इसमें कि समाश्रयण गुणांक बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ज्ञात करो। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले हम दिया है हमारे पास समीकरण 3x धन 12y बराबर 19। यहां से हम 12y बराबर क्या निकालेंगे, 19 माइनस 3x, पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो तब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं हम यहां से माइनस 3/12 अर्थात 3 चौक 12 तो 1/4x, 3/12 3 चौक 12 तो यहां से हो जाएगा माइनस 1/4x और प्लस 19/12 ये वाला। पहले 12 को हम ऋण 3/4x से किए तो 3/12 तो 3 चौक 12 तो हम ऋण 1/4x लिख सकते हैं इसको, और फिर प्लस 19/12। इसलिए y का x पर समासरण गुणांक क्या हो जाएगा, y का x पर समासरण गुणांक BYX, y का x पर समासरण गुणांक है BYX इक्वल टू 1/4 माइनस का BYX इक्वल टू माइनस का 1/4 और इसको भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है -0.25। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने या नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। अब हम इस तरीके से पुनः समीकरण 3y प्लस 9x इक्वल टू 46 में लेते हैं। पुनः 3y प्लस 9x इक्वल टू 46। यहाँ y के पद को लिए थे, अब हम यहाँ x के पद को लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 9x इक्वल टू 46 माइनस 3y, 46 माइनस 3y, 9x इक्वल टू पक्षांतरण करके उधर ले गए माइनस 3y हो गया, 46 माइनस 3y। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3/9 y माइनस 3/9y प्लस 46/9। तब यहाँ से हम x इक्वल टू ले लेते हैं माइनस 3/9y मतलब माइनस 0.33y, 3/9 को डिवाइड करते गए और 46/9 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 5.11। तब यहाँ से x का y का समासरण, y का x पर समासरण निकाल लिया। अब हम x का y पर समासरण ज्ञात करते हैं।
x का y पर समासरण, जब हम y का x पर समासरण ज्ञात किए थे तो b y x आया था। अब x का y पर समासरण करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा b x y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.33 हमारे पास पहले थर्ड नंबर पे कहा था कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ज्ञात करो, तो हमारे पास बी एक्स वाई ज्ञात हो गया। बी एक्स वाई हमारे पास बी वाई एक्स आया माइनस 0.25 और बी एक्स वाई हमारे पास आया, बी वाई एक्स आया हमारे पास माइनस 0.25 और बी एक्स वाई बराबर है माइनस 0.33। आगे हम ज्ञात करते हैं आर एक्स वाई सह संबंध। अतः आर एक्स वाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास आर एक्स वाई का मतलब ये होता है कि जो सहसंबंध गुणांक जो होता है समाश्रयण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। सहसंबंध गुणांक जो होता है वो समाश्रयण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। तो समाश्रयण गुणांक हमारे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकल गया है, तो हम उसके गुणोत्तर माध्य अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वर्गमूल बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर बराबर जो होता है समाश्रयण सहसंबंध बराबर होता है वो समाश्रयणों का गुणोत्तर माध्य होता है। तो समाश्रयणों का गुणोत्तर माध्य में हम बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई कर सकते हैं। आगे हल करते हैं आर एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स का मान हमारे पास आया माइनस 0.25 इंटू बी एक्स वाई का मान आया माइनस 0.33। और एक बात इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि समाश्रयण गुणांक दोनों माइनस में हैं तो सहसंबंध गुणांक भी माइनस में ही आता है। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं आर एक्स वाई इक्वल टू, दोनों का गुणा कर देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4 माइनस में इंटू माइनस 1/3, दोनों को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से माइनस 1/2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि 4 तिया 12 और 12 को हम लोग 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, इसलिए 2 वर्गमूल 3 का अर्थ होता है 4 तिया 12। अब नीचे में वर्गमूल 3 नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम हर का परमेयीकरण कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास आ जाएगा आर एक्स वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/6 कर लेंगे इसको, और हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 1.732/6। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। तो हम इसको भाग लगा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.289 लगभग। इस तरीके से हम देखते हैं कि आर एक्स वाई का मान भी हमारे पास 0.289 होता है। इस तरीके से देखें कि हम आर एक्स वाई बराबर 1.732/6 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है माइनस में 0.289 लगभग। अब हम समांतर माध्य भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है इसमें
अब 3x प्लस 12y इक्वल टू क्या दिया था हमारे पास 19, और दूसरा समीकरण दिया था हमारे पास 3y प्लस 9x इक्वल टू दिया था 46। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि समीकरणों का हल करना। समीकरणों का हल करने के माध्यम से यदि हम दोनों ही समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास x बराबर आ जाता है 5 और y बराबर आ जाता है हमारे पास 1/3। समीकरण को हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो x बराबर आता है हमारे पास 5 और y बराबर आता है 1/3। तो यहाँ से समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा 5 और y बार अर्थात समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 1/3। तब हम देखते हैं कि हमारे पास byx और bxy का मान भी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। x और y का समांतर माध्य हम ज्ञात किए और सहसंबंध rxy का मान भी -0.289 आया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों ही प्रश्नों के हल हमने ज्ञात कर दिया है। धन्यवाद।